हेलो एवरीवन। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे स्तूपा के बारे में, या जिसको स्तूप भी बोलते हैं। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है विद इन द फोल्ड ऑफ एम्ब्रेला ऑफ बुद्धिज़्म। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या स्तूप एज अ स्ट्रक्चर, इसकी जो कोनोटेशन है, इसका जो शब्द है अपने आप में, क्या दिस स्ट्रक्चर इज रिजर्व्ड ओनली फॉर बुद्धिस्ट मंक्स, या बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर ही यूज होता है क्या ये वाला शब्द? हाँ, नहीं। और क्या जैनिज्म के अंदर हो सकता है? हाँ, होता है। ठीक है। ऊपर कुछ रह तो नहीं गया था हमारा? सारे बॉक्सेस वगैरह सब कवर ना, थेरी गाथा वगैरह सब करवा दिया ना, रूल्स भी करवा दिए थे। ठीक है। स्तूप, राइटर कह रहा है कि हम लोगों ने ये देखा था कि बुद्धिस्ट आइडियाज़ और जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इमर्ज कैसे होती हैं। वो इमर्ज होती हैं जब अलग अलग जो ट्रेडिशंस उस टाइम पर चल रहे थे 6th century BC के टाइम पर, वहाँ पर एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग जो इमर्ज होकर आया इम्पॉर्टेंट फिलोसफर्स के बीच में। यानी कि साफ साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ, अगर आप गौतम बुद्ध को ही पकड़ लो, अगर ये जो राइटर कह रहा है, अगर इस टॉपिक में गौतम बुद्ध को फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के बाद, याद है ना, वो अपने शिष्यों को इन्वॉल्व करते थे डिबेट्स एंड डिस्कशंस में। आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती थी। याद है ना, ये वाली बात मैंने बताई थी आपको कि आर्ग्यूमेंट एक बहुत अलग चीज़ होती है, डिबेट्स एंड डिस्कशन। जिसमें याद है ना, वो थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस, है ना। तो अब होता क्या था उस जमाने के अंदर, शाइनी, ब्राह्मण ट्रेडिशन के लोग भी थे, जैन ट्रेडिशन के लोग भी थे, और कुछ अन्य ट्रेडिशंस के लोग भी थे। लेकिन इन सबके आइडियाज़ जो है ना, और जो प्रैक्टिसेस हैं, वो ना टेक्स्ट के अंदर प्रिजर्व नहीं करी जा सकी। यानी कि और भी चीज़ें जो चलती थी, जो कि इतिहास के पन्नों में और वक्त के साथ साथ वो मिट गई। हम नहीं जान सकते सारे के सारे आइडियाज़, ट्रेडिशंस और इन सब के बारे में। लेकिन कुल मिलाकर ये वाला पैराग्राफ आपको बोलने की कोशिश क्या कर रहा है कि शुरू शुरू में जब कोई भी ट्रेडिशन, चाहे वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हो, जैन ट्रेडिशन हो, ब्राह्मण ट्रेडिशन हो, वैदिक ट्रेडिशन हो, इन सब की टीचिंग्स, डिबेट्स एंड डिस्कशंस और जो फिलॉसफी थी वो कैसे फॉर्मेट के अंदर थी? ओरल की रिटन? ओरल। बिकॉज कंपाइलेशंस उस जमाने के अंदर नहीं होती थी ज्यादा। कंपाइलेशंस इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, कंपाइलेशंस इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशन, टेक्स्ट वगैरह के अंदर नहीं होती थी। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या था, यहां पर एक यूनिक चीज और है इस पैराग्राफ के अंदर। हम लोग तो यही सोचते आए हैं ना अभी तक, इस चैप्टर में जितनी भी डिबेट करी है अंबर, हम लोगों ने तो यही सोचा है कि शायद से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती थी वो बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स ही आपस में करते थे। सिमिलरली जैना मोनेस्ट्री के अंदर जो भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस होगी उसको जैना मंक्स एंड नन्स आपस में करते होंगे। लेकिन ना एक यूनिक चीज़ यहाँ पर यह भी थी कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन या जैन ट्रेडिशन के जो लोग थे, इवन कुछ कुछ जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के जो लोग थे, वो दूसरे रिलीजियस ट्रेडिशंस के लोगों को भी इन्वॉल्व करते थे अपनी डिबेट्स एंड डिस्कशंस में। ये करने से क्या हो जाएगा, जैसे मतलब मान लो गौतम बुद्ध है, वो कुछ कुछ जैना मंक्स को भी बगल वाली मोनेस्ट्री से बुला रहे हैं, कुछ कुछ पंडितों वगैरह को भी बुला रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनको ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की पहचान हो। वो ऐसा करके जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस करवाएंगे, इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, इससे क्या प्रूव हो जाएगा, ऐसा करवाने से क्या मिल जाएगा गौतम बुद्ध को? आइडियाज एक्सचेंज होंगे। देखो मान लो कि ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, हमने यहाँ पर दूसरे ट्रेडिशंस को, अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म, दूसरे ट्रेडिशंस, रिलीजियस ट्रेडिशंस के लोगों को बुलाया डिबेट्स एंड डिस्कशंस करने के लिए। ठीक है। अब कोई लोग, जैसे हम जो आइडिया प्रेजेंट करेंगे, तो कोई लोग हो सकता है ना कि ऋग्वेद का एक टेक्स्ट कोट करके हमें गलत प्रूफ करने की कोशिश करें, है ना। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म, आपको इनमें से ज्यादा लॉजिकल और रैशनल ट्रेडिशन कौन सा लगता है कि जो इंसान के बस में है फॉलो करना उसकी प्रैक्टिसेस और उसकी टीचिंग्स? बुद्धिज्म। क्योंकि दे फॉलोड विच पाथ, शाइनी? एक्सट्रीम पाथ के मिडिल पाथ? मिडिल पाथ। और मिडिल पाथ में हमेशा पर्सन कैसा होता है इसमें? वो बैलेंस्ड रहता है या फिर उसके अंदर इम्बैलेंस रहता है? ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस रहता है।
सीसॉ जानते हो ना, जैसे ठकुराइन, मतलब एक साइड अगर मान लो कि मेरा वेट ज़्यादा है तो आप ऊपर उठोगे, आपका वेट ज़्यादा तो मैं ऊपर उठूंगा, लेकिन अगर हम उस वेट को बैलेंस कर ले, 50 kg आप 50 kg में मान लो, तो हम बैलेंस हो जाएंगे ना, बिल्कुल। ठीक है। अब बेसिकली बात यह है कि दूसरे ट्रेडिशंस को इन्वॉल्व करके उनसे ना हमें अच्छे आइडियाज लेने हैं, ये एक फिलॉसफी होती थी इन मोनेस्ट्रीज वगैरह में। और उन आइडियाज को लेकर हमें ये देखना है कि सामने वाला अगर कोई हमें ये बोल रहा है कि नहीं जी गौतम बुद्ध आप गलत बता रहे हो अपने शिष्यों को, ऋग्वेद के अंदर हिंदू परंपरा के अनुसार ऐसा नहीं होता, ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने सुन लिया, कोई आर्ग्यूमेंट तो चल नहीं रही है यहाँ पर, उन्होंने बताया कि हमारे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर यह जमाना कैसा था, अगर आप वैदिक ट्रेडिशन और हिंदू ट्रेडिशन को हटा दो तो ये वाली बातें तो ऑलरेडी टेक्स्ट में लिखी हुई थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता, महाभारत, रामायण, ये सब चीजें तो लिखी हुई थी टेक्स्ट में ऑलरेडी जमाने के अंदर। तो ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जन्म किस वजह से होता है? इसी वजह से तो होता है कि टेक्स्ट में इन ये जो जो बातें लिखी हुई हैं, इनमें से कुछ कुछ बातों का लॉजिक नहीं है, इनमें से कुछ कुछ बातें जो हैं वो रैशनल नहीं है। तभी तो वो एक ह्यूमन डिग्निटी के बियॉन्ड जाती हैं वो सारी बातें जो कि इन सारी परंपराओं के अंदर लिखी हुई हैं, और इंसान की हेल्थ को वो कैसे भी करके प्रमोट नहीं करती हैं। अब हेल्थ इन द सेंस कि बोथ फिजिकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। अब जैसे मे नॉट गॉड डू सो, किसी बंदी का हस्बैंड जो है वो ऑफ हो गया है, मर गया है, मतलब ठीक है, इस जमाने पे आ जाओ, मतलब 6th सेंचुरी BC से और इससे पहले पहले, ठीक है। अब एक बार बताओ, उसको पति के जाने का गम है और ऊपर से कोई उससे ये बोलते हैं कि कल सुबह जब इसकी डेड बॉडी जलेगी तो तुम्हें भी जला दिया जाएगा उसके साथ। तो ये क्या ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन हेल्थ के फेवर में है कि अगेंस्ट में? ये वाली चीजें, सती प्रथा अगेंस्ट है, ठीक है। अब बेसिकली यहां पर गौतम बुद्ध या फिर वर्धमान महावीरा अपने मोनेस्ट्रीज में, फिलहाल हम अभी बुद्धिज्म को ही पकड़कर चलते हैं, तो गौतम बुद्ध अपने जो शिष्य होते थे, जो मंक्स एंड नन्स होते थे, उनके बीच में इस चीज को प्रमोट करवाने की कोशिश करते थे कि आप ना सबसे सारी बातें सीखो। यहाँ पर जो कल वो गुरु आएंगे, कल परसों ये आएंगे, वो आएंगे, जैसे गौतम बुद्ध ने टाइम टेबल दे दिया कि उस दिन ये उनकी तारीख फिक्स है कि ये आएंगे, ये बताएंगे आपको। तो ये अपने मंक्स एंड नन्स को बोलते थे आप लोग सारी चीज़ें सीखो, समझो, फिर जब ये लोग चले जाएंगे ना तो शाम को बैठ के या कभी भी जब वक्त जो डिसाइड होता था उसमें फिर मुझे बताना कि आपने दूसरे रिलीजन से क्या सीखा। फिर जैसे उन्होंने कहा कि हाँ भाई रमेश तुम बताओ कि वो जो तुम्हें बोलकर गए थे कि ऋग्वेद में ये वाली चीज़ गिवन है और हम लोग गलत सोच रहे हैं, तो तुम्हारा क्या मानना है? तो यहाँ पर मंक्स एंड नन्स जो हैं डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते करते सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे जो कि रैशनल और लॉजिकल है। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ तो धर्म के साथ जोड़ दी ही जाए तो वो रैशनल और लॉजिकल ही हो। सती प्रथा को भी तो कई लोग यही मानते थे। जब इसको अंग्रेजों ने हटाया तो कई लोगों का विरोध ये भी तो था समाज में, हर कोई इसके फेवर में थोड़ी ना था। डेफिनेटली एक औरत का शरीर चल रहा था, औरतें तो फेवर में थी इसके, किसको हटा दो, लेकिन हर कोई इसके फेवर में नहीं था कि इस चीज़ को हटाना चाहिए। कुछ लोग इसके ये भी थे कि जो अंग्रेज हैं ये इसको हटा रहे हैं, या फिर जिन्होंने टाइम टाइम पर सती प्रथा को चैलेंज कर उनको गांव निकाला दे दिया गया, ठीक है, देश निकाला दे दिया गया राजाओं महाराजाओं के द्वारा, क्योंकि ये एक भगवान से जुड़ी हुई, एक धर्म से जुड़ी हुई एक आस्था मानी जाती थी, राइट? तभी तो चलती रही। लेकिन हर एक चीज़ जो आस्था धर्म से जुड़ी हो, क्या वो रैशनल या लॉजिकल हो सकती है? बताओ। आप ना मान लो कि हद लेवल के पापी हो, लेकिन अपने आप को पीठ पर लोहे के चाबुक या कोड़े मारने से आपके पाप क्या मिट जाएंगे? याद है वो प्रीवियस लेक्चर की बात अंबर, वो जो स्लेव विमेन जो समझाती है ब्राह्मण को कि तुम अगर पापी हो तो क्या सिर्फ पानी में नहा, ठंडे ठंडे पानी में नहाने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे क्या? है कि नहीं? तो ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? दैट एवरीथिंग इन द लाइफ शुड वर्क ऑन रैशनल एंड लॉजिकल वे। जैसे कुछ लोग आपने सुना होगा जैद, वो ये कहते हैं कि हम पूजा पाठ नमाज वगैरह ये कुछ भी नहीं करते हैं, हम गाय भैंस को रोटी खिलाते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, और हम किसी का बुरा नहीं करते, यही हमारी अपने आप में पूजा है। हमें ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है कि हम जाकर धूप बत्ती और चादर चढ़ा रहे हैं और बाद में जाकर किसी की चुगलियां कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, तो वो बात वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। होता है कई लोगों की ऐसी फिलॉसफी कि जो मंदिर मस्जिद जाना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन वो रोजमर्रा के जीवन में बहुत बेस्ट इंसान है, होता है। तो वो अपनी लाइफ कहां लेकर जाना चाह रहे हैं? लॉजिकल एंड रैशनल बात पर, ठीक है। अब सम ऑफ दीज इंटरेक्शंस कैन बी सीन इन द वेज इन विच सेक्रेड प्लेसेस केम टू बी आइडेंटिफाइड।
अब जब ये इंट्रैक्शंस वगैरह और ये सब जो चीज़ें जब चल रही थी, इस ज़माने में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी बनी, कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने जिनको एक सेक्रेड प्लेसेस माना गया वर्शिप का, जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन के साथ एसोसिएट हुई। उनमें से एक जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के साथ एसोसिएट हुआ स्ट्रक्चर जो आया, जिसको काफ़ी सेक्रेड माना गया इतिहास के पन्नों में, वो था स्तूप। ठीक है, सबसे फेमस स्तूप कौन सा है एशियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का? सांची। कहां पर है सांची? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम लोग ना कुछ कुछ जगह को ऐसा मानते थे कि दे आर प्लेसेस विच आर कंसिडर्ड एज वेरी पवित्र, सेक्रेड। ये कुछ कुछ ऐसी साइट्स होती थी जहां पर लोगों की धारणा ये रहती थी, अब जरूरी नहीं कि वो पास में थी, आज भी लोगों की धारणा होती है किसी किसी जगह को लेकर, लेकिन आप उस जमाने पे जाने की कोशिश करो, अपने दिमाग को लेकर जाओ जहां पर कोई स्पेशल ट्री है या यूनिक तरीके के जो पत्थर हैं, ठीक है, या फिर नेचुरल ब्यूटी, ऑ इंस्पायरिंग मतलब आपके मन को वो मंत्रमुग्ध कर दे, बिल्कुल आप खो जाओ उसकी सराहना करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, ऐसी ऐसी कुछ कुछ जगह। ठीक है, अब कुछ कुछ ऐसी जगह पर 6th सेंचुरी बीसी के अंदर थोड़े थोड़े पूजा पाठ करने की श्राइन्स होती थी, जगह होती। श्राइन समझते हो ना, जहां पर लोग जाके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो एक छोटा से छोटा पत्थर हो सकता है, बड़े से बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हम ये वाली बात कर रहे हैं तो मुझे आप लोग एक बात बता दो, क्या इस्लाम इंडिया के अंदर आ गया था या फिर सिखिज्म का बर्थ हो गया था क्या? बताओ, या क्रिश्चियनिटी था यहां पर प्रोमिनेंट वे में? नहीं, अभी नहीं था, अभी नहीं था जैद, अभी नहीं था। अभी कैसे होगा बताओ? प्रोमिनेंट वे में मैं कह रहा हूं, इस्लाम चल रहा था क्या यहां पर? अरब ट्रेडर्स आ गए थे क्या? तो these sites with the small shrines attached to them were sometimes described as चैत्यास। अब ये जो टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ये वाली बात बता दी कि स्तूप जो वर्ड है, इट इज अ कॉमन कोनोटेशन फॉर बोथ बुद्धिज्म, जैनिज्म और कुछ दूसरे अन्य ट्रेडिशंस में भी यूज होती थी, लेकिन इसके बारे में प्रूफ थोड़ा सा कम है। लेकिन बुद्धिज्म के साथ तो बहुत ज़्यादा एसोसिएट होती थी, जैनिज्म के साथ भी अच्छे खासे प्रूफ मिलते हैं, और भी जगह पर यूज होते थे, दूसरे रिलीजियस ट्रेडिशन के लोग इसको यूज करते थे, उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा जो स्तूप का स्ट्रक्चर रिलेट करा जाता है और जो बच्चों के दिमाग में बसा रहता है, वो है बुद्धिज्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ना जो स्तूप होता था ना विद इन द फोल्ड ऑफ बुद्धिज्म, देखो स्तूप को बनाने की प्रक्रिया भी ना हर एक ट्रेडिशंस के अंदर अलग होती थी। हम जनरली क्या सोचते हैं कि स्तूप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, कैसा समझते हैं हम उसको? कैसा होता है? डोम शेप होता है, सर्कुलर कह लूं मतलब काइंड ऑफ ऐसा, अगर मेरे को एरियल व्यू चाहिए अगर उसका, तो है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे स्तूप सर्कुलर वे में हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोमिनेंट वे में ज्यादातर जो स्तूप हैं वो कैसे मिले हमें? डोम शेप, माउंट शेप एंड सर्कुलर। अब यहां पर जब एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था और वहां पर अगर कोई भी एक ऐसी जगह है जहां पर लोग उसको प्लेस ऑफ वर्शिप मानकर जा रहे हैं, तो उसको डिस्क्राइब करा जाता था एज चैत्यास। अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन चैत्या के टर्म की ओरिजिन देखते हैं। चैत्य वर्ड एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है चिता, एंड चिता आप जानते हो, जैसे किसी की चिता जलाना, फ्यूनरल पायर, ठीक है, या फिर फ्यूनररी माउंट, यानी कि ये एक ऐसी जगह मानी जाती है। ये वर्ड का ओरिजिन की बात बता रहा हूं मैं, चैत्य को इससे रिलेट मत कर देना। बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर और जैनिज्म रिलीजन के अंदर डेड बॉडी को गाड़ा जाता है कि जलाया जाता है? टेल मी, क्या प्रक्रिया फॉलो होती है? डेड गाड़ा जाता है, जलाया नहीं जाता। क्या कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कभी जलाया गया हो? हम्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये वाली बात इसलिए क्लियर कर रहा हूं, चैत्य वर्ड की ओरिजिन को देखते हुए ना कंफ्यूज मत हो जाना। चैत्य वर्ड चिता से आया है। चिता का मतलब होता है किसी की अर्थी सजना या फिर फ्यूनररी माउंट बनना। फ्यूनररी माउंट मतलब क्या, कि आपको पता है जब भी डेड बॉडी लिटाई जाती है, वो ऐसी जमीन पे नहीं लिटाई जाती है, नीचे लकड़ियां, फिर उसके ऊपर भी लकड़ियों से उसको ढका जाता है,
उसके बाद डेड बॉडी अच्छे से जल सके तो आसपास सारी ग्रासेस वगैरह भी लगाई जाती हैं, सूखी ग्रासेस। उसके बाद बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लाइक बड़ी बड़ी जो कैम्फर होता है, कपूर होता है, घी होता है, ये सब डाला जाता है ताकि डेड बॉडी आधी अधूरी ना जले, पूरी जल जाए, कंप्लीट तरीके से जल जाए। तो ये एक प्रकार का क्या बन जाता है, ये एक माउंड बन जाता है। अब क्या होता था नीचे आप जानते हो कि स्तूप के नीचे बिल्कुल जहां पर ये एक छतरी लगी रहेगी, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बिल्कुल इसके नीचे अगर आप जाओगे तो एक ये बक्सा सा गड़ा रहेगा अंदर, है ना। इस बक्से के ऊपर ये माउंड का स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा बनाया जाता है। इसलिए वर्ड यहां से ओरिजिन हुआ है कि जैसे किसी डेड बॉडी के ऊपर ये पूरा का पूरा उसका अर्थी का सामान सजा दिया जाता है। सिमिलरली स्तूप के अंदर एक ही नीचे डब्बा है, लेकिन यहां पर कोई किसी की डेड बॉडी थोड़ी ना है, डेड बॉडी नहीं है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो चीजें गौतम बुद्ध यूज करते थे या कोई मंक यूज करता था या फिर उनके शरीर के कुछ पार्ट्स होते थे, उसको क्या कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, रेलिक्स। इसलिए वर्ड यहां से कनेक्ट हुआ है। अब समझ गए, बिल्कुल शांत दिमाग से मुझे बताओ, अब ये चीज समझ गए कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है और ये चैत्य वर्ड क्या है? क्या इसका कुछ भी डेड बॉडी से लेना देना है? नहीं। ये वर्ड ओरिजिन यहां से हुआ है कि उस जमाने के अंदर सबसे प्रोमिनेंट रिलीजन कौन सा था? ब्राह्मणिज्म, हिंदुज्म जो चल रहा था, राइट, वैदिक ट्रेडिशन। उसके अंतर्गत क्या हम ये बोल सकते हैं हिंदुस्तान की धरती पर पैदा होने वाले ज्यादातर लोग जो थे वो वैदिक रिलीजन, हिंदू रिलीजन, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के पार्ट थे, कुल मिलाकर हिंदू धर्म के पार्ट, मतलब हिंदू धर्म के फॉलोअर्स थे, बोल सकते हैं। और क्या हम ये बोल सकते हैं 85 से 95% तक जो बॉडीज थी वो सबका, उन सबको जलाया जाता था? हिंदू हिंदू प्रक्रिया के अंदर तो यही होता है ना, जलाया जाता था ना, ठीक है। तो ये वर्ड आया चिता से है, लेकिन चिता का मतलब यही होता है, चिता सजा देना। चिता हमेशा आग की सिंबोलिज्म होती है। जब भी आप कैसे किसी को कहते हो ना मैं तेरी चिता सजा दूंगा, चिता लगा दूंगा, ठीक है, ये हमेशा आग की सिंबोलिज्म होती है। लेकिन क्या बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर कभी भी डेड बॉडी के बगल में या कभी स्तूप के आसपास कुछ भी आग जैसी कोई चीज होती है क्या, जो कि रिचुअल्स में मतलब रिचुअल्स प्रैक्टिस बने? ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। क्योंकि जब भी आप किसी डेड बॉडी में आग का एलिमेंट इन्वॉल्व करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, हायर लेवल की एक एनालिसिस दे रहा हूं, जब भी आप किसी डेड बॉडी के साथ आग का एलिमेंट इन्वॉल्व करोगे तो एक रिचुअल्स भी तो परफॉर्म करे जाएंगे कि नहीं करे जाएंगे? ये भी तो एक तरीका होता है। शायनी ये थोड़ी ना कि डेड बॉडी के ऊपर कैसे भी करके कोई भी लकड़ियां बिछा दी या बगल से अपने पार से कंकड़ पत्थर और घास वगैरह सब कुछ उठाकर ले आए, ढक दिया, घर की पन्नी वन्नी, अखबार, न्यूज़पेपर सब लगा दिए। ऐसा नहीं होता ना, बिस्म इसका भी एक प्रोसीजर होता है ना पूरा का पूरा। यानी कि प्रॉपर ये चीज अगर रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन से ना हो तब कहते हैं ना कि आत्मा को हो सकता है शांति ना मिले और वो ना मिले, बहुत सारी चीजें धारणाएं होती है ना। ये भी प्रक्रिया एक बहुत प्रॉपर वे में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि रैंडम कुछ भी करके लगा दो? है जैद, घर के सारे अखबार मोड़कर डेड बॉडी को जला दे, फ्री में हो जाएगा, जल जाएगा, छत पे ही जला दो। ऐसा नहीं होता। और ये जो रिचुअल्स है, क्या बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजन के अंदर शायनी रिचुअल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती थी क्या? बताओ, नहीं ना। तो इसलिए ये वर्ड तो आया है चिता से, चिता का मतलब फायर एलिमेंट, जहां पर रिचुअल्स भी परफॉर्म होंगे। लेकिन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलीजन के अंदर ये रिचुअल्स ही तो परफॉर्म नहीं करने हैं, इसलिए नहीं जलाते हैं लोग। जब भी आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछे ना कि बताओ कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलीजन के अंदर डेड बॉडी को दफनाया क्यों जाता है, जलाया क्यों नहीं जाता, तो आप बोलना सर वो जब भी जलाया जाता है ना किसी डेड बॉडी को तो उसमें रिचुअल प्रैक्टिसेस परफॉर्म होती हैं, गाड़ने में भी होती हैं, लेकिन मानव शरीर को एक अच्छे से भेजा जाए, उसकी हस्ती को प्रॉपर मिटाया ना जाए, डेड बॉडी को भी कष्ट ना दिया जाए जलाने का। ये सब धारणाओं की वजह से ये जलाते नहीं है बॉडी को। एंड बोलना सर ये प्रक्रिया कहां से उत्पन्न हुई थी, इसका आंसर ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे दे सकता हूं, इसका फिक्स आंसर कोई भी नहीं बता सकता। और आज के टाइम में जो बुद्धिस्ट मंक्स बताते भी है ना कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो अपने हिसाब से बताते हैं। गौतम बुद्ध ने कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जो हमने बात करी वो रैशनल है कि नहीं है? रैशनल है कि नहीं है? अब डेड बॉडी तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो तो पर्सन डेड हो गया, मर गया है, तो अगर आप उसको जला रहे हो तो यानी कि यहां पर ये माना जाता है कभी कभार कि दिस इज नॉट गुड थिंग कि आप किसी की डेड बॉडी को फिर उसके बाद जला दे रहे हो और रिचुअल्स वगैरह आपको परफॉर्म करने पड़ रहे हैं।
यहाँ पर जो रिचुअल्स परफॉर्म, जैसे ये जो चीज़ है, अब इसकी हस्ती तो मिट जाएगी, ये तो धरती में जाकर मिल जाएगी, इसकी राख वगैरह पानी में मिल जाएगी, फिर उसके बाद गंगा वगैरह में इसको, इसकी अस्थियों को बहा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी शरीर के कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे नखून, कोई भी बाल, कोई भी छोटी छोटी हड्डियाँ, और जो भी वो जीते जी जो चीज़ यूज़ करते थे, कोई बुक है, कोई ऑरेंज कलर का कोई साफा है, कोई स्कार्फ है, या कोई भी एक गद्दा है, पेन है, कॉपी है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, कुछ भी XYZ कोई भी वो चीज़ यूज़ करते थे, उसको यहाँ पर एक बक्से के अंदर बहुत प्रॉपर तरीके से बनाकर एक ये माउंट बना दिया जाएगा, ताकि वो हमेशा उनकी जो पहचान है, जो हस्ती है, वो कायम रहे। ये चीज़ है। ओके, चलो इनफ डिस्कशन ऑन चैत्य, अब वापस आते हैं कि होता क्या है ये। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, दे मेंशन सेवरल चैत्यास, बहुत अलग अलग ये जो श्राइन्स हैं इनके बारे में ये मेंशन करते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर ये भी डिस्क्राइब करता है दैट देयर आर सर्टेन प्लेसेस विच आर एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ, एंड इनमें से कौन सी प्लेसेस बुद्धा की जिंदगी के साथ, लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। 2014 एंड 2015 चेक कर लेना एक बारी। 2 साल लगातार पहली बार ऐसा हुआ था यूपीएससी के इतिहास में, ना इससे पहले कभी हुआ था, ना इसके बाद कभी हुआ है। सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शंस यूपीएससी ने दिए थे, प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ। ठीक है, ये बॉन्ड कहां पे हुए थे? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पर है अंबर? नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर जहां पर इन्होंने नहीं नहीं उस टाइम पर नेपाल वो प्रॉपर नेपाल नहीं था जो हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, उस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही पार्ट थे ये सब, ये सारी चीज़ें। उस टाइम पर हम लोग ना ऐसा नहीं बोलते थे कि हिंदुस्तान की धरती और ये धरती वो धरती। उस टाइम पर कोई बॉर्डर नहीं थे, छोटे छोटे कस्बे थे, अलग अलग जगह थी, रियासतें थी, जहाँ पर कुछ कुछ रूलर्स, महाजनपद, ये सब चलता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि ये नेपाल में कुछ और ही अलग सिस्टम था, वो था इस वजह से पैदा। लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से अगर जाने तो पैदा वो नेपाल की धरती पे हुए थे बस। टीचिंग्स पूरी की पूरी उसके बाद जब वो उन्होंने बस पैदा ही हुए थे, उसके बाद वो आप जानते ही हो, उसके बाद तो पूरा का पूरा यूपी और बिहार के आसपास ही रहे हैं। राइट शाइनी, है ना? एनलाइटनमेंट की जहां प्राप्ति करी उन्होंने बोध गया में। बोध गया कहां पर है? बिहार के अंदर। लिख लेना नंबर इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ठीक है, एंड कौन से ट्री के नीचे बैठ के करी थी? पीपल का पेड़ था, और ये बोध गया में करी थी। तो इस पेड़ को क्या भी बोलते हैं हम लोग पीपल के अलावा? बोधि ट्री। ठीक है, याद है मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के बाद इन्होंने 5 अपने शिष्य बनाए थे, डियर पार्क में जाकर इन्होंने ज्ञान दिया था और वो भाग गए थे। याद है वो वाली एनालिसिस जब मैंने बताया था कि आप जब ज्यादा ज्ञानी हो जाते हो तो आपको भी लोग बेवकूफ समझने लग जाते हैं अगर आप ओवर ज्ञान की बातें करने लगो, है ना? अब जैद मान लो कि तुम्हें ना आत्माएं देखने लग जाएं जो कि तुम्हें रास्ता बताने लग जाएं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, और तुम कहो देखो मेरी किसी से बात होती है, वो मुझे खुद बताते हैं, तुम्हें लोग पागल ही समझेंगे ना कि पागल हो गया है पढ़ पढ़ कर, है ना? और तुम्हारे आसपास के लोग तो यही बोलेंगे तो होना ही था, यूपीएससी की तैयारी जो कर रहा था। ठीक है, तो पहला ज्ञान, फर्स्ट सरमन, इसको कई लोग ना समझ नहीं पाते हैं। शाइनी ध्यान से समझना, मैं बताता हूँ आप सबको ठकुराइन, कई लोग ना इसको समझ नहीं पाते। फर्स्ट सरमन क्या? फर्स्ट सरमन मतलब जैसे ही इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई थी ना, जैसे इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई थी, तो उसके बाद जैसे मेरे अंदर से जब मेरे सारे चक्रास खुल गए, मुझे अपने अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग गया, उसके बाद मैंने किसी को क्या ज्ञान दिया। समझ गए? मेरे एक्सपीरियंसेस के बाद। ज्ञान ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ना, बुद्ध अभी तक ज्ञान देने की स्थिति में थे ही कहाँ जिंदगी में शाइनी। अभी तक तो वो ज्ञान बटोर रहे थे ना, अलारा कलामा और रामापुत्ता के पास गए थे, है ना, सेटिस्फाइड नहीं थे, चले आए थे। तो ज्ञान कोई भी वो पर्सन नहीं दे सकता ना, ये वही वाली बात है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि कोई तैयारी, किसी किसी ने कभी तैयारी करी नहीं है यूपीएससी की, वो जानता ही नहीं है प्रीलिम्स मेंस क्या होता है, और वो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा है, वो कैसे ज्ञान दे लेगा प्रॉपर तरीके से उस डायरेक्शन में? ठीक है, ये फर्स्ट सरमन जो है, और सरमन का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं अगर कंफ्यूजन है किसी को तो, फर्स्ट इसको कहते हैं टीचिंग।
टीचिंग, ठीक है। और सरमन ना एक अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट टीचिंग भी तो आ सकता था वर्ड, सरमन क्यों लिखते हैं हम लोग? सरमन ना एक ऐसी प्रकार की टीचिंग होती है जो कि आपके जिंदगी के पहिए को और पहलुओं को बदल के रख देती है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। किसी किसी की बात जो आपकी आपके जीवन में या रोजमर्रा की लाइफ में कुछ एक हाई इंपैक्ट डाल सके ना, वो सरमन होता है। जैसे हम सबको पता है फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, इंस्टाग्राम वगैरह सब देखना बेकार है ना, दिमाग में फालतू चीज़ें जाती हैं, क्या गाने वाने सुनने वो सुनना, लेकिन ये आप सुनते हो और इग्नोर कर देते हो यही। लेकिन आपको कोई अगर बताए और आप सच में अगर उस बात को मानने लग जाओ, तो समझ जाना कि आपको उससे टीचिंग नहीं मिली, आपको उससे सरमन मिला है। और फाइनली उन्होंने निबंध अटेन करा कुशीनारा में। वेयर इज कुशीनारा? यूपी। सारनाथ कहाँ है? यूपी। निबंध अटेन करा मतलब, हाँ डेथ हो गई, ठीक है। जिसको उनके शिष्यों ने कौन से इवेंट का नाम दिया? महापरिनिर्वाण। और परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण में फर्क क्या होता है? हाँ है ना। और परिनिर्वाण कोई भी है ना। अच्छा, जो सेंट्स और साधु संत के ऊपर जो बायोग्राफीज लिखी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, हेगियोग्राफी है ना। अब मैं आपको लोगों को एक बात बताता हूं, यार यहां पर ना महापरिनिर्वाण भी तो लिखा हो सकता था, ये निबंध क्यों लिखा हुआ है? ही अटेंड निबंध। देखो निबंध ये होता है, ध्यान से समझना मेरी बात। महापरिनिर्वाण तो ये वर्ड जो यूज करा गया, ये बुद्धा के लिए यूज करा गया कि एक महान इंसान मरा था, इनके शिष्यों ने करा था ये वर्ड यूज, ठीक है। निबंध का मतलब ये होता है आप अपनी बॉडी से अपने सोल को जब अपनी डिस्क्रिशन के बेसिस पर छोड़ दो। ठकुराइन, जरा कैमरा ओपन करके ना 5 मिनट के लिए अपनी आत्मा निकालना जरा शरीर से बाहर, फिर दोबारा आ जाना। पॉसिबल है? हाँ, ऐसा नहीं होता, हम लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन आप इंटेंस मेडिटेशन या वैसी प्रैक्टिस करोगे ना, तो निबंध की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे जो गुरु संत महात्मा होते हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर ली होती है, जरूरी नहीं कि हमेशा एनलाइटनमेंट की प्राप्ति आपको, आप जब बुद्धिस्ट मंक हो तभी हो। कुल मिलाकर बात यह है, जब आपने अपने आप को डीप खोज लिया है, आपको ये बात सुन के फिलोसफिकल लगेगी, क्योंकि वही वाली बात है ना, अब ऐसी चीज़ों के बारे में बताया नहीं जा सकता, ना एक्सपीरियंस करवाया जा सकता है। जब आपकी आत्मा एक टाइम के बाद आपके कंट्रोल में आ जाती है ना, यू कैन डिसाइड कि उसको शरीर अपना कब छोड़ना है। बोधिसत्वस यही तो थे, वो एनलाइटमेंट की प्राप्ति कर चुके थे, मोक्ष की प्राप्ति करने के पूरे केपेबल थे, लेकिन बस वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मोक्ष की प्राप्ति करना नहीं चाह रहे थे, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, क्योंकि वो दूसरों की मदद करना चाहते थे। ठीक है ठकुराइन, कल से रोज 15 मिनट की इसकी क्लास स्टार्ट करूंगा मैं तुम्हारी, किन्ने बन कैसे करना है, ठीक है। ग्रेजुअली ये सारी जो प्लेसेस है इनको सेक्रेट माना गया, और सेक्रेट जब ये माना गया तो इनके जो फॉलोअर्स थे, जो डिसाइपल्स थे, जैद, इन्होंने इन सारी जगह पर क्या बनवा दिया इनके लिए, कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर। और जनरली वो स्ट्रक्चर ज्यादातर जगहों पे किस नाम से जाना गया? स्तूप। तो अगर मैं आपसे कहूं सारनाथ का जो स्तूप है वो क्या सिंबलाइज करता है, किस चीज के लिए बनाया गया, किस चीज को एक श्रद्धांजलि देने के लिए फर्स्ट सरमन दिया था? कुशीनार स्तूप किस वजह से बना होगा? बोध गया स्तूप एनलाइटनमेंट, तुम क्या कह रहे हो, बर्थ, अच्छा। और लुम्बिनी के अंदर कोई श्राइन बनाया गया हो तो बर्थ, ठीक है। बुद्धा जब थे उनके लगभग 200 साल के बाद अशोक ने एक पिलर इरेक्ट करवाया था लुम्बिनी में, नेपाल में। क्यों करवाया होगा ये? वहां पर स्तूप नहीं है, इसका मतलब हमें आंसर मिल गया अपना कि लुम्बिनी के अंदर स्तूप ना होकर क्या है, पिलर। क्यों करवाया होगा इसको इरेक्ट, क्यों बनवाया? उनकी बर्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना कि कल कल को आपको ना अंबर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैं बाकी लोगों से भी कह रहा हूँ ये वाली बात,
कि ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि लुम्बिनी पिलर, बोधगया स्तूप, सारनाथ स्तूप, कुशीनार पिलर स्तूप जो भी है, और इनमें से वो आपको बगल में एक कॉलम दे दें कि ये बर्थ है, ये फर्स्ट सरमन है, ये एनलाइटनमेंट है, ये महापरिनिर्वाण है, मैच द फॉलोइंग करके। तो आप ये याद रखना कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है और किस जगह के साथ, किस इवेंट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। वो कौन घुड़सवार था जो कि इनको घर से लेकर गया था इनकी रिक्वेस्ट पर? चन्ना। ये वाली बात, ये ठाकुरन सबसे पहले बता तुम्हें है। चन्ना मेरे यहाँ है। मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, ये जो बुद्धिस्ट साइट्स बनी है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारी की सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुद्धा की जिंदगी से कनेक्टेड होंगी? ठीक है। मेजर बुद्धिस्ट साइट्स हैं, मेजर। ये वाला आपको पूरा का पूरा इंडिया के मैप के साथ, ये सारी जितनी साइट्स हैं आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनार, बराबर, बोधगया, भरूच, सांची, अजंता, नासिक, जुन्नार, करले, नगरजुनाकोंडा, अमरावती, ये सारे आपको पता होने चाहिए। क्लास के बाद आप लोग एक होमवर्क ये करोगे, शाइनी और सब लोग, ये सारी जितनी साइट्स हैं कौन कौन से स्टेट्स में है साइट, इसकी ये टेबल बनाकर दोगे मुझे, ठीक है, क्लास के बाद। कि मतलब वेयर इज बराबर, वेयर इज अमरावती, वेयर इज नगरजुनाकोंडा, वेयर इज सांची, वेयर इज नासिक, ये सारे आप सब बनाकर दोगे आप मुझे, ठीक है। अंबर आप भी। तो ठीक है, स्तूप के बारे में हम लोगों ने छोटी सी एक डिस्कशन करी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।